हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कल के टॉपिक में जो हम लोगों ने काया प्रारूप विकृतियाँ पढ़ा था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह टॉपिक समाप्त करेंगे। तो देख लीजिए एक बार, कल हमने क्या क्या अध्ययन किया था। काया प्रारूप विकृतियाँ, कायिकीकरण विकृति, इसकी विशेषताएं और इसके लक्षण, जिसको 4 स्तर या प्रकार में बांटा गया है। एक बार देख लीजिए। 4 प्रकार के दर्द लक्षण, 2 प्रकार के आमाशय संबंधी लक्षण, 1 लैंगिक लक्षण, 1 मिथ्यावादी लक्षण। आगे हम लोगों ने पढ़ा था कायिकीकरण के मिथ्यावादी कारक। दूसरा है वेदना विकृति, इसमें है मनोवैज्ञानिक कारकों से संबंधित और मनोवैज्ञानिक एवं सामान्य चिकित्सकीय दशाओं से संबंधित। नेक्स्ट है रूपांतरण विकृति। रूपांतरण विकृति जिसे हिस्टीरिया भी कहते हैं। यह ग्रीक शब्द के यूटिरस से उत्पत्ति हुई है इसकी, जिसका शाब्दिक अर्थ है गर्भाशय। यह सब कल हमने आपको बता दिया था एवं समझा दिया था। रूपांतरण विकृति के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला है संवेदी लक्षण, दूसरा है पेशी या गति पेशीय लक्षण। गति पेशीय में लक्षण के अंतर्गत पहला है पक्षाघात रूपांतरण प्रक्रियाएं, दूसरा है कपकपी, तीसरा है स्वर ध्वनि या गूंगापन, चौथा है शारीरिक प्रेक्षण एवं शारीरिक ऐच्छिक या ऐंठन। इसके बाद तीसरा जो लक्षण है वह है आंतरिक आंगिक लक्षण। पहला है संवेदी लक्षण, दूसरा है पेशीय लक्षण, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है आंगिक लक्षण। आपको आसानी से याद रहे इसलिए हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। तीसरा है आंगिक लक्षण। लक्षण को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूपांतरण विकृति के कारण। तो रूपांतरण विकृति के कौन कौन से कारण होते हैं। रूपांतरण को हिस्टीरिया कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हिस्टीरिया उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, क्यों उत्पन्न होता है। आइए इसको समझते हैं आज के टॉपिक में। पहला है जैविक कारक। जैविक कारक में पहला हेडिंग है स्नायु जैविक कारक। कुछ तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति में रोग के लक्षण बाएं भुजाओं में ही दिखाई देते हैं। जो स्नायु जैविक कारक है, इसका जब रिसर्च किया गया तो यह पता चला कि कुछ व्यक्ति में, सभी व्यक्ति में नहीं, कुछ व्यक्ति में रोग के लक्षण केवल बाएं भुजाओं में दिखाई देते हैं। इसलिए संभवतः कहा जा सकता है कि रोग दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध की भूमिका में निहित है। अगर जो रोग है वह दाएं प्रमस्तिष्क के गोलार्ध में निहित है तो उसका जो प्रभाव है वह बाएं भुजाओं में दिखाई दे सकता है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि रूपांतरण विकृति के रोगियों में प्रमस्तिष्कीय में, यानी जो यह लक्षण है, यह रूपांतरण विकृति यानी हिस्टीरिया के रोगियों में कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। कुछ व्यक्ति में बाएं भुजाओं में पाया जाता है क्योंकि यह रोग दाएं प्रमस्तिष्क में होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में यह रोग मस्तिष्क में पाया जा सकता है। तो यह होता है स्नायु जैविक कारक।
आगे देखिए, दूसरा कारक है, दूसरा कारण मनोसामाजिक कारण। मनोसामाजिक कारण यह है पहला स्वसम्मोहन सिद्धांत। स्वसम्मोहन सिद्धांत क्या था? स्व मतलब खुद के, सम्मोहन मतलब सम्मोहित होना या झुकाव जिसको कहते हैं, या मोहित होना। जेनेट 1907 ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में कार्य किए और फिल स्ट्रांग 1992 के अनुसार रूपांतरण विकृति के उच्च स्तरीय स्पष्ट सूचनात्मक क्रियाओं से अंतर्निहित सूचनाओं के वियोजन के रूप में अनियंत्रित किया जाता है। जो अंतर्निहित सूचनाएं हैं उनके वियोजन के रूप में अनियंत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति है और वह अपने कमरे में रोज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो वह उसके चाक्षुष अभाव यानी नेत्र के अभाव के कारण भी वह अपने कमरे में बिना टकराए आ जा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके कमरे की साज सज्जा क्या है, रूपरेखा क्या है, किधर से आना है, किधर से जाना है। यही होता है सम्मोहन। स्व सम्मोहन मतलब खुद को, स्वयं मतलब अपने आप को वो सम्मोहित कर लेना, यानी कि एडजस्ट कर लेना। देखिए, अंधापन से ग्रस्त व्यक्ति कमरे से चलकर बाहर आता है और उसे कमरे की स्थिति, साज समाज के बारे में चाक्षुष अधिकता के अभाव में भी चाक्षुष अधिकता के अभाव में भी कमरे में किसी वस्तु के टकराने की संभावना नहीं होती है। स्वमोहन सिद्धांत में दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, आइए देखते हैं। इसमें रोगी स्वसम्मोहन के प्रति अत्यधिक सुमाध्य होते हैं। दूसरा, सम्मोहन ससम्मोहनात्मक सुमाध्यता का संबंध वियोजनात्मक संलक्षणात्मक लक्षण होते हैं। इसमें कहा गया है कि जो रोगी है स्वसम्मोहन के प्रति, स्वसम्मोहन यानी अपने सम्मोहन के प्रति सुमाध्य होते हैं। और दूसरा, सम्मोहनात्मक जो सुमाध्यता है इसका संबंध वियोजनात्मक संलक्षणात्मक लक्षण होते हैं। यहाँ पर सुमाध्य ने सुसाध्य होगा, सुसाध्य जिसे साधा जा सके या जिसका सुख साध्य हो, जिसे सरलता से साधा जा सके या प्राप्त किया जा सके, उसे सुसाध्य कहते हैं। इसमें रोगी स्वयं के प्रति सुसाध्य मतलब अपने कार्यों के प्रति सरलता से साध्य होते हैं। और दूसरा, सम्मोहनात्मक जो सुसाध्यता है इसका संबंध वियोजनात्मक संलक्षणात्मक लक्षण से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा हेडिंग, बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव की भूमिका। बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव की भूमिका। पहला हमने पढ़ा स्वसम्मोहन का सिद्धांत यानी स्वयं के प्रति सम्मोहित होना, और दूसरा है बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव की भूमिका। जो हमारे बाल्यावस्था में आघातपूर्ण अनुभव होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है हिस्टीरिया के निर्माण में या हिस्टीरिया को उत्पन्न करने में। स्वसम्मोहन सिद्धांत का एक प्रमुख पूर्व अनुमान यह है कि बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव एवं संज्ञानात्मक मतलब स्वयं के ज्ञान का अनुभव एवं काया प्रारूप, काया मतलब होता है शरीर, प्रारूप मतलब हमारे शरीर से संबंधित लक्षण के बीच एक लक्षण होता है
इसमें व्यक्ति अतिश्रेय आघातपूर्ण घटनाओं से बचने के लिए एक प्रतिज्ञा के अनुक्रिया के रूप में रूपांतरण लक्षण को उत्पन्न कर लेता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो स्वसम्मोहन विधि है, इसमें एक पूर्व अनुमान होता है कि जो व्यक्ति के बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव एवं संज्ञानात्मक काया प्रारूपी लक्षण होते हैं, इन सब के बीच में जो भी आघातपूर्ण या दुखद घटनाएं होती हैं, इन सब से बचने के लिए व्यक्ति अपने अंदर एक प्रतिज्ञा लेता है, अपने अंदर एक अनुक्रिया करता है, और जिससे कि रूपांतरण विकृति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। साफ साफ शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारे बाल्यावस्था के दुखद घटनाएं होती हैं या फिर आघातपूर्ण अनुभव होते हैं, उन सब से बचने के लिए व्यक्ति अपने मस्तिष्क में स्वयं के द्वारा जो निर्णय लेता है, अनुक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, स्वयं की अनुक्रिया, स्वयं की प्रतिक्रिया, इससे व्यक्ति अपने विचार व्यवहार में रूपांतरण कर लेता है, यानी उससे बचने का प्रयास करता है। तो यह भी एक प्रकार के हिस्टीरिया का कारण है। नेक्स्ट है शरीर दुष्आकृति विकृति। इसे पूर्व में शरीर दुष्आकृति विकृति के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्व में शरीर दुष्आकृति विकृति के रूप में जाना जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंग या क्षेत्र विशेष में किसी मनः स्थिति या कल्पित दोष या अपने बाह्य रूप में किसी कुरूपता के पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है। इस विकृति की पहचान सबसे पहले एमिल केफलिंग ने की थी। कई शोधकर्ताओं ने इसे मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति से निकट के रूप में संबंधित मानते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो शरीर दुष्आकृति विकृति, इससे ग्रस्त जो व्यक्ति होता है, उसके मन में यह भावना रहती है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरे कार्य क्रियाकलाप अच्छे नहीं है, मुझसे समाज के लोग देख कर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे भाव उसके मन में स्वयं से उत्पन्न होते हैं, और वह इन भावों से बचने के लिए वह जो है कि अपने अंदर एक प्रकार का रूपांतरण विकृति की प्रवृत्ति को अपना लेता है। वह विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है। इसे मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति के निकट के रूप में संबंधित मान सकते हैं। जैसे कि निकट मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति में भी यही होता है कि जो रोगी होता है उसके मन में विभिन्न प्रकार के ख्याल आते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या फिर जो भी मतलब कि अपनी अयोग्यता से संबंधित, अपनी कुरूपता से संबंधित उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार पूर्वाग्रह आते रहते हैं, जिसके कारण वह मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति का शिकार हो जाता है। यही कारण यहाँ भी है। यह दोनों विकृतियां लगभग मिलती जुलती हैं, लेकिन एक सी नहीं है। यहाँ भी रोगी के मन में वही मनः स्थिति आती है। देख लीजिए, अपने शरीर के किसी अंग या क्षेत्र विशेष में किसी मनः स्थिति या कल्पित दोष, वह कल्पना करता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वह कल्पना करता है, और अपने बाह्य रूप में किसी कुरूपता के पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है। आगे देखिए,
फ्रायड ने अपने एक रोगी उल्फमैन में इस दशा का वर्णन किया है। फ्रायड महोदय ने अपने एक रोगी उल्फमैन में इस दशा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति नाक के कल्पित दोष के प्रति इतना एकाग्रचित रहता था कि वह अपने दैनिक जीवन के कार्य भी नहीं कर पाता था। वह अपने साथ एक छोटा दर्पण रखता था जिससे वह अपनी नाक एवं नासा छिद्रों को देखता था। उस पर बार बार पाउडर लगाता था और उससे पोंछ देता था। वह यह बार बार देखता था कि कहीं उसकी नाक बढ़ तो नहीं रही है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा यह सोचते हैं कि उनमें शारीरिक दोष है और उनका रूप आकर्षण नहीं है और अन्य व्यक्ति उससे डरेंगे या दूर रहेंगे। शरीर दुष्टाकृति रोगियों में निम्न कल्पित दोषों के स्थान है। अभी हमने आपको बताया कि जो शरीर दुष्टाकृति विकृति होती है, इसमें जो रोगी होता है, क्लाइंट होता है, इसको यह लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, समाज के लोग मुझे देखकर हंसेंगे, कैसा सोचेंगे, यह सब विचार उसके मन में रहते हैं, जिससे वह एक प्रकार का रूपांतरण विकृति को अपने मन मस्तिष्क में जन्म देता है। वह अपनी अयोग्यता को खुद से निर्धारित करता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रायड महोदय ने एक एग्जाम्पल दिया कि एक उनका रोगी है उल्फमैन। इसकी दशा का इन्होंने बखूबी से वर्णन किया है कि जो उल्फमैन है उसे यह लगता है यानी कि उसकी कल्पना है, उसके मन में कल्पित दोष है। कल्पित दोष का यही अर्थ होता है कि कल्पना करना या उसे ऐसा आभास होना, प्रतीत होना। उल्फमैन को यह ऐसा लगता है या ऐसा कल्पित दोष है उसके मन में कि उसकी नाक बढ़ गई है, उसको ऐसा लगता है। वह इसके प्रति इतना एकाग्रचित रहता है कि दैनिक जीवन के कार्य भी नहीं कर पाता। वह अपने साथ एक छोटा दर्पण रखता है जिसमें अपनी नाक को बार बार देखता है कि कहीं बढ़ तो नहीं गई है। वह पाउडर लगाता है और उसको पोंछता है। हमेशा वह शारीरिक दोष से ही ग्रस्त रहता है। शारीरिक दोष जैसे वह हमेशा अपने नाक से ही ग्रस्त रहता है कि उसका नाक आकर्षण नहीं है, लोग हमें देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमसे डरेंगे, हमसे दूर रहेंगे, हमसे बातें नहीं करेंगे। यह सब उसके मन में कल्पित भावनाएं, कल्पित दोष घूमते रहते हैं। यह भी दुष्टाकृति विकृति का जन्म निर्माण करते हैं। 1980 में DSM थर्ड में इस रोग को काया प्रारूप विकृति का एक रूप माना गया है। DSM थर्ड जो था, हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे। इसमें इसे काया प्रारूप, काया मतलब आपको पहले ही बताया हमने कि शरीर प्रारूप मतलब संरचना। शरीर के संरचना से संबंधित जो भी विकृतियां होती हैं उसे हम लोग काया प्रारूप विकृति कहते हैं। तथा DSM 4 में इसे शरीर दुष्टाकृति विकृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। DSM थर्ड में काया प्रारूप विकृति के रूप में वर्णित किया गया है और DSM 4 में शरीर दुष्टाकृति विकृति के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे व्यक्ति बहुधा सजने संवरने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि वह सजते संवरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उनमें कुरूपता है, अभद्रता है। इसी के सुधार के लिए वह सजते हैं, संवरते हैं। जैसे उल्फमैन पाउडर लगाता है, पोंछता है, उसको दर्पण में देखता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुधा सजने और संवरने में अपना टाइम पास करते हैं। इनमें अंतर्दृष्टि की कमी पाई जाती है। यह विकृति सामान्यतः 15 से 30 वर्ष की आयु की अवधि में प्रारंभ होती है। यह रोग अविवाहित, बेरोजगार, विवाह विच्छेदी लोगों में पाई जाती है।
यह विकृति जो है, जो अविवाहित लोग हैं या फिर बेरोजगार हैं या फिर जिनका विवाह विच्छेद हो गया है, ऐसे लोगों में अधिक पाई जाती है। अध्ययनों से यह पाया गया है कि हमारे समाज में इस विकृति की व्यापकता 0.71% तक पाई जाती है। हमारे समाज में इसकी व्यापकता कितनी पाई जाती है? 0.7% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है मनोविच्छेदी विकृति। अभी हम आपको लास्ट में रिवाइज करवाएंगे कि हमने कौन कौन सी विकृति का अध्ययन किया है। दुष्टाकृति विकृति हम लोगों ने पढ़ लिया, यह है मनोविच्छेदी विकृति। मनोविच्छेदी विकृति में सामान्यतः चेतना कॉन्शियस, समानता इक्वलिटी, स्मृति मेमोरी, पहचान रिकॉग्नाइज एवं वातावरण के प्रत्यक्षीकरण के संगठित प्रक्रियाओं में विघटन परिलक्षित होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बातों को। जो मनोविच्छेदी विकृति होती है, इसमें सामान्यतः चेतना, समानता, स्मृति, पहचान एवं वातावरण के प्रत्यक्षीकरण के संगठित प्रक्रियाओं में विघटन परिलक्षित होता है। उसमें विघटन शारीरिक दशाओं में हो रहा था, यानी कि शरीर के रूप रंग संरचना में हो रही थी। यहाँ पर विघटन चेतना, समानता, स्मृति, पहचान एवं वातावरण के प्रत्यक्षीकरण के संगठन में हो रहा है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति अपनी पहचान भूल सकता है, स्वयं के बारे में भ्रमित हो सकता है, उसमें वास्तविकता के बोध का लोप हो सकता है, वह एक नई सामाजिक भूमिका का पहचान बना सकता है। ऐसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति में भूलने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और वह किसी भी चीज को पहचानने में भ्रमित हो सकते हैं, उन्हें वास्तविकता का बोध नहीं होता है और वे अपनी एक नई सामाजिक भूमिका या पहचान बना सकते हैं। व्यक्ति में यह परिवर्तन कभी कभी दीर्घ अस्थायी स्थायी हो सकते हैं। कभी कभी यह परिवर्तन अस्थायी भी हो सकते हैं, टेम्परेरी, और कभी कभी यह परमानेंट भी हो सकते हैं। इसके लक्षण चिंता, प्रतिबलों एवं जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए व्यक्ति अचेतन अनकॉन्शियस माइंड जो होता है उसके रूप से उत्पन्न कर सकता है। इन रोगियों की व्यापकता 4 से 21% तक पाई गई है। यह जो व्यक्ति में लक्षण होते हैं, यह कभी कभी अस्थायी होते हैं। जब रोग में कारक की मात्रा अधिक होती है तो यह स्थायी हो जाता है और इसके लक्षण एवं कारकों की मात्रा कम होने पर यह अस्थायी रहता है। इसके लक्षण में चिंता होता है, एंजाइटी, प्रतिबल, और जीवन की अनेक कठिनाइयों से बचने के लिए व्यक्ति अचेतन स्तर का सहारा लेता है। ऐसे रोगियों की संख्या या व्यापकता हमारे समाज में 4 से 21% तक पाई जाती है। और हम लोगों ने दुष्टाकृति विकृति का कितना पढ़ा था? 0.7%। मतलब दुष्टाकृति विकृति से ग्रस्त व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम पाए जाते हैं। इसकी अपेक्षा मनोविच्छेदी विकृति के से ग्रस्त व्यक्ति हमारे समाज में अधिक पाए जाते हैं, 4 से 21% तक। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। मनोविच्छेदी विकृति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मनोविच्छेदी स्मृति लोप एवं आत्मविस्मृति। स्मृति लोप मतलब स्मृति का अभाव, आत्मविस्मृति मतलब अपने आप को भूल जाना। जब हमारी स्मृति लोप मतलब होता है समाप्त होना या कम होना, हमारी स्मृति का लोप होता है तो हम अपने आप को विस्मृति यानी भूल सकते हैं। दूसरा है मनोविच्छेदी पहचान विकृति, हम अपनी पहचान को भी भूल सकते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व लोप विकृति,
हमारा व्यक्तित्व क्या है, इसका भी लोप हो सकता है। आइए देखिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं इसको। पहला है मनोविच्छेदी स्मृति लोप एवं विकृति। आत्म विस्मृति, यहाँ विकृति नहीं विस्मृति होगा। आप शब्दों के अर्थ को समझिए, उसकी परिभाषाएं, उसके अर्थ अपने आप समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर आप स्मृति लोप मतलब स्मृति का ह्रास, और आत्म विस्मृति मतलब आत्म मतलब स्वयं, विस्मृति मतलब भूलना। तो अपने आप को भूल जाना, स्मृति का जब हमारे ह्रास होता है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, यही बात इसमें कही गई है। पूर्व के अनुभवों को अल्प या पूर्ण प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब पहचान करने की अयोग्यता को स्मृति लोप कहते हैं। स्मृति लोप 4 प्रकार के होते हैं। जब हम अपने पूर्व की चीज़ों को जो न सीख पाते हैं न पहचान पाते हैं, मतलब जो भी कुछ हम पहले के समय में, पूर्व के समय में अपने अनुभवों से, पूर्व के अनुभवों से सीखे हैं, समझे हैं, अगर हम उसे पहचानने में असमर्थ हैं तो इसका मतलब कि हमारी स्मृति का लोप हो गया है, यानी हमारी स्मृति का ह्रास हो गया है। स्मृति के 4 प्रकार हैं। पहला सीमित प्रकार, पहला है सीमित प्रकार। इस दशा में व्यक्ति एक विशेष अवधि में घटित घटनाओं को याद नहीं रख पाता। यह स्थिति आघातपूर्ण घटना के तुरंत बाद के अल्प अवधि की घटनाएं होती हैं। जो सीमित स्मृति होती है, इसमें व्यक्ति एक विशेष अवधि में घटित जो भी घटनाएं होती हैं उनको याद नहीं रख पाता। ये घटनाएं हमारे आघातपूर्ण अनुभव, हमारे आघातपूर्ण घटना के तुरंत बाद जो थोड़े समय के लिए घटित होती हैं, वे सीमित प्रकार की होती हैं, इसलिए उन्हें व्यक्ति याद नहीं रख पाता। दूसरा है चयनित प्रकार। पहला है सीमित प्रकार, दूसरा है चयनित प्रकार। इसमें व्यक्ति एक विशेष अवधि में घटित घटनाओं को याद नहीं रख पाता। इसमें जो है व्यक्ति जो विशेष किसी कंडीशन में घटनाएं घटित हुई होती हैं उन्हें याद नहीं रख पाता। तीसरा है सामान्यीकृत प्रकार। इस अवस्था में व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन इतिहास, नाम, पहचान, परिवार, विवाह के बारे में बताने में असमर्थ होता है। सामान्यीकृत मतलब अपने सामान्य जीवन परिचय के बारे में अगर व्यक्ति बताने में असमर्थ है तो यह सामान्यीकृत स्मृति लोप कहा जाएगा। और नेक्स्ट है सतत प्रकार। इसमें व्यक्ति भूतकाल मतलब जो पास्ट टाइम यानी जो बीत चुकी हैं से संबंधित बिंदु अथवा काल मतलब समय के बाद को की घटनाओं को याद नहीं रख पाता। हम लोगों ने पढ़ा कि सीमित प्रकार मतलब जो घटनाओं के बाद तुरंत सिचुएशन बनते हैं उसको व्यक्ति याद नहीं रख पाता, वह स्मृति लोप है। दूसरा है चयनित प्रकार, यानी विशेष अवधि में जो घटनाएं घटित रहती हैं उनको व्यक्ति याद नहीं रख पाता। तीसरा है सामान्यीकृत प्रकार, जो सामान्य जीवन का हमारा परिचय है उसको व्यक्ति याद नहीं रख पाता, जैसे अपना संपूर्ण जीवन, इतिहास, नाम, पहचान, परिवार, विवाह। और नेक्स्ट सतत प्रकार, यानी जो बीती हुई घटनाएं हैं पास्ट टाइम की, उनके बारे में व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रह पाता। मनोविच्छेदी स्मृति लोप में व्यक्ति में निम्न लक्षण परिलक्षित होते हैं। अगर व्यक्ति के स्मृति का लोप हो गया है तो ऐसे व्यक्ति की पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसके पहचान के लिए उन व्यक्ति में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है वह व्यक्ति अपना नाम बताने में असमर्थ रहेगा। जिस व्यक्ति के स्मृति का लोप हो चुका है, यानी उसके स्मृति का ह्रास हो चुका है, अब उसे कुछ भी पता नहीं है, तो वह अपना नाम बताने में असमर्थ रहेगा। उसकी आयु कितनी है उसे नहीं पता, वह नहीं बता सकता। उसका घर कहाँ है
यह भी उसे नहीं पता। अपने जीवन साथी, माता पिता, मित्रों, सहकर्मियों, संबंधियों को पहचानने में असमर्थ। वह अपने सामान्य जीवन शैली, सामान्य चीजों के बारे में सब कुछ बताने में असमर्थ होता है। उसे ही स्मृति लोप व्यक्तित्व कहते हैं। न वह अपनी आयु बता सकता है, न नाम बता सकता है, न अपना निवास स्थान बता सकता है, न ही वह अपने माता पिता, मित्र, सहकर्मी इन सब के बारे में बता सकता है। मतलब इन सब के बारे में वह असमर्थ है, यानी अज्ञान है। नेक्स्ट है आत्म विस्मृति किसे कहते हैं। उसी का पॉइंट है, आप देख लीजिए। यहाँ पर था स्मृति लोप। अभी हम लोगों ने केवल स्मृति लोप पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आत्म विस्मृति क्या होती है। आत्म विस्मृति मतलब आत्म मतलब स्वयं को, विस्मृति मतलब भूल जाना। स्वयं को भूल जाना ही क्या है, आत्म विस्मृति है। यह फुग्यू शब्द का फ्रांसीसी भाषा में अर्थ है फ्लैग फ्लॉग मतलब पलायन। आत्मविस्मृति में व्यक्ति वास्तविक जीवन की समस्याओं एवं कठिनाइयों से दूर जाने के लिए एक प्रकार की स्मृति लोप की अवस्था में चला जाता है। इसमें व्यक्ति कुछ दिनों, कुछ सप्ताह, कुछ महीनों या कुछ वर्षों तक अपने आसपास के वातावरण से दूर जाकर एक नई पहचान धारण कर लेता है और कभी कभी उसे अचानक अपने पूर्व जिंदगी की स्मृति हो जाती है। वह वापस आने अपने पुराने जीवन में जा सकता है। आत्मविस्मृति की अवधि में व्यक्ति दूर दूर तक यात्राएं कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है एवं पूरी तरह से नई जिंदगी जैसे विवाह, संतान आदि आरंभ कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो आत्मविस्मृति की प्रवृत्ति होती है, इसमें व्यक्ति स्वयं को, स्वयं के क्रियाकलाप को, स्वयं की गतिविधियों को भूल जाता है और उसे कभी कभी इसका याद आ जाता है। देखिए यह फुग्यू शब्द फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ है पलायन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, यानी फ्लॉग। आत्मविस्मृति में व्यक्ति वास्तविक जीवन की समस्याओं एवं कठिनाइयों से दूर जाने के लिए, जब व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है, कठिनाइयों से घिर जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वह पलायन कर जाता है। यानी एक स्थान से वह दूसरे स्थान पर चला जाता है और इसकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए व्यक्ति समस्याओं से एवं कठिनाइयों से इतना घिर जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी पता नहीं चलता। यानी उसके स्मृति का एक प्रकार से लोप हो जाता है, वह स्मृति लोप की अवस्था में चला जाता है। व्यक्ति स्मृति लोप की अवस्था में कुछ दिनों तक रह सकता है या महीनों तक रह सकता है या कुछ वर्षों तक भी रह सकता है। वह अपने आसपास के वातावरण से, जब वह इस स्मृति लोप के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है तो वह पलायन कर जाता है, यानी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन कर जाता है, वातावरण को बदल देता है और नए स्थान पर जाकर वह अपनी नई पहचान धारण कर लेता है। कभी कभी उसे अचानक अपने पूर्व जिंदगी की स्मृति हो जाती है। कभी कभी उसे यह याद आ जाता है कि हम पिछले समय में ऐसा ये थे, वैसे थे, तो वह पुनः अपने पुराने वाले स्थान पर आ सकता है। और आत्मविस्मृति की स्थिति में व्यक्ति दूर दूर तक यात्राएं कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, पूरी तरह से नई जिंदगी बसा सकता है,
जैसे विवाह कर सकता है, संतान उत्पत्ति आदि प्रारंभ कर सकता है। इसके कारण कौन कौन से हैं, आइए देखिए कि क्यों व्यक्ति स्मृति लोप हो जाता है, क्यों व्यक्ति आत्मविस्मृति का शिकार हो जाता है, इसके कौन कौन से कारण हैं। पहला है मस्तिष्क में चोट या विकार की उपस्थिति। अगर व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लग गया हो या कोई विकार उत्पन्न हो गई हो तो जिससे उसके स्मृति का लोप हो जाता है। वह अपने आप के बारे में सब कुछ भूल जाता है। वह कुछ समय पश्चात उसे यह सब घटनाएं याद आ भी सकती हैं और नहीं भी याद आ सकती हैं, दोनों कंडीशन होते हैं। दूसरा, तनावपूर्ण स्थिति से बचने के लिए भी व्यक्ति में विस्मृति के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अगर व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है, ज़्यादा तनावपूर्ण वातावरण में है तो इससे भी व्यक्ति में विस्मृति के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे स्मृति लोप एवं आत्मविस्मृति। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मनोविच्छेदी पहचान विकृति। यह क्या होती है? इसे बहुव्यक्तित्व विकृति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जब व्यक्ति का पहचान ही खत्म हो जाएगा, वह अपना पहचान ही भूल जाएगा, तो इससे इसकी विकृति का ह्रास होगा। तो इसीलिए इसको बहुव्यक्तित्व विकृति के नाम से भी जाना जाता है। इस विकृति में व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तित्व अवस्थाओं में जा सकता है। मतलब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व कर सकता है। मनोविच्छेदी पहचान विकृति एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक पहचानों या व्यक्तित्व अवस्थाओं से अभिचित्रित होता है। इसमें प्रत्येक पहचान के अपने वातावरण से संबंधित करने एवं उसके प्रत्यक्षण एवं चिंतन और आत्म के अपेक्षाकृत स्थिर अभिविन्यास होते हैं। इसे अब व्यक्तित्व शब्द से नहीं जाना जाता। इसका नया नाम मनोविच्छेदी पहचान विकृति है। पहले इसको व्यक्तित्व विकृति के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर मनोविच्छेदी पहचान विकृति रखा गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी पहचान भूल जाता है। व्यक्ति का अपना हर जगह, हर वातावरण में अलग पहचान होता है। जब व्यक्ति अपना पहचान भूल जाता है तो वह किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व कर सकता है, वह विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकता है। तो इसीलिए उसे बहुआयामी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। मतलब वह किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व कर सकता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुव्यक्तित्व विकृति मतलब बहुत प्रकार के व्यक्तित्व को अपना सकता है, कर सकता है। आगे है मनोविच्छेदी पहचान विकृति में व्यक्ति एक पहचान से दूसरे पहचान में परिवर्तित होता रहता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वह विभिन्न पहचान को अपना सकता है और यह परिवर्तन कुछ मिनट, महीनों या वर्षों तक हो सकता है। जब तक उसको अपने व्यक्तित्व का आभास नहीं होता है तब तक वह व्यक्तित्व बदलता रहता है। वह कभी कुछ व्यक्तित्व, कभी कुछ पहचान, वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को धारण करता है। जैसे एक व्यक्तित्व विशेषता में व्यक्ति अत्यंत शांत, जिम्मेदार, गंभीर व्यक्तित्व वाला होगा और व्यक्तित्व परिवर्तन की स्थिति में वह गैर जिम्मेदार, मौज मस्ती करने वाला, उन्मुख प्रकृति का हो सकता है। उदाहरण स्वरूप हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह अपने एक मतलब व्यक्तित्व में, एक पहचान में या एक व्यक्तित्व में वह जिम्मेदार है, शांत है और गंभीर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर उसके पहचान का ह्रास हो जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व कर सकता है। जैसे वह गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व भी कर सकता है और वह मौज मस्ती करने वाला भी हो सकता है, उन्मुखी प्रकृति का हो सकता है, असामाजिक व्यवहार भी कर सकता है। मतलब वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व को करता है, इसलिए उसे
बहुआयामी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। 70% से अधिक मनोविच्छेदी विकृति से ग्रस्त व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 70% से अधिक मनोविच्छेदी विकृति से ग्रस्त व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो उनकी गतिविधियां हैं, जो उनके क्रियाकलाप हैं, वह उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं। वह न चाहते हुए भी ऐसे गतिविधियां, ऐसे क्रियाकलाप कर देते हैं, इसलिए वह इनसे बचने के लिए आत्महत्या का प्रयास करते हैं। यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है। यह रोग जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है और रोगियों की आयु 20 से 30 वर्ष पाई गई है। यह जो रोग का उम्र है 20 से 30 वर्ष होता है। अब तक अमेरिका में एक व्यक्ति में लगभग 50 व्यक्तित्व परिवर्तन दिखाई दिए हैं। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो इस रोग से ग्रस्त था, मनोविच्छेदी पहचान विकृति से ग्रस्त व्यक्ति। वह लगभग 50 व्यक्तित्व को अपनाया था और 50 प्रकार के व्यक्तित्व को अलग अलग तरीके से करता था। इसमें व्यक्तित्व एक से दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। जैसा कि अभी हमने बताया, वह 50 व्यक्तित्व का परिवर्तन करता है, यानी एक को करता है, फिर उसको परिवर्तित करके दूसरा, फिर उसको परिवर्तित करके तीसरा, ऐसे ही वह बदलता रहता है। व्यक्तित्व लोप विकृति, अभी हम लोगों ने पढ़ा मनोविच्छेदी पहचान विकृति, यहाँ पर व्यक्तित्व लोप विकृति नेक्स्ट है। इस विकृति में व्यक्ति का आत्मबोध लुप्त हो जाता है, यानी वह आत्मबोध, अपने बोध के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में सब कुछ भूल जाता है। अर्थात ये व्यक्ति अचानक से महसूस करने लगते हैं कि वे बदल गए हैं या उनमें कोई दूसरा व्यक्ति भी आ गया है। आपको थोड़ा सा हंसी आ सकती है, लेकिन बात सही है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे अचानक, व्यक्ति स्वयं से महसूस करता है कि वह बदल गया है और उसके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है। मतलब कि वह स्वयं से यह कह रहा है कि मेरे अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है, इसलिए मेरे व्यवहार बदल गए हैं, मेरे विचार बदल गए हैं, मेरे व्यक्तित्व बदल गए हैं। जैसे एक व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि वह यद्वत कठपुतली की तरह हो गया है। जैसे वह यह कह सकता है कि वह अपने शरीर से बाहर निकल गया है और भौतिक शरीर के ऊपर तैर रहा है। यह व्यक्ति पूरे संसार का गलत प्रत्यक्षीकरण करता है। यह व्यक्ति जो है वह पूरे संसार का गलत प्रत्यक्षीकरण करता है। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? व्यक्तित्व लोप विकृति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, आइए देखिए। पहला है जैविक कारक या जैविक कारण। मनोविच्छेदी विकृतियों के विकास में वंशानुगत कारकों की भूमिका के बारे में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो मनोविच्छेदी विकृतियां हैं, इनके विकास में वंशानुगत कारकों की भूमिका में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अध्ययनों से यह संकेत मिले हैं कि इस विकृति में वातावरणीय कारकों जैसे आघातपूर्ण अनुभव की भूमिका प्रमुख है। इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि इस विकृति में वातावरणीय कारकों जैसे आघातपूर्ण अनुभव की अधिकता के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है। मनोविच्छेदी लक्षणों के उत्पन्न होने में स्नायु रोग, मस्तिष्क का ट्यूमर, एल्कोहल, भांग, गांजा एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे अग्न्याशय एवं औटी ग्रंथियों की अल्प क्रियाशीलता से भी
मनोविच्छेदी लक्षणों का संबंध पाया गया है। यहाँ पर इसके कारण अनेक हो सकते हैं। जो व्यक्तित्व लोप विकृति है, इसके कारण निम्नलिखित हैं, जैसे आघातपूर्ण अनुभव की भूमिका, स्नायु रोग, मस्तिष्क का ट्यूमर, एल्कोहल, नशा से भी यह हो सकता है, जिसमें भांग, गांजा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी होता है, जैसे अग्न्याशय एवं औटु ग्रंथियों की अल्प क्रियाशीलता। जब ये ग्रंथियां अल्प क्रियाशील रहती हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क रचना। कई अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस, जो अधिगम, स्मृति एवं प्रतिबल के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो हमारा हिप्पोकैम्पस है, इसी में ही अधिगम, स्मृति और प्रतिबल का नियमन होता है। यह मनोविच्छेदी विकृतियों वाले रोगियों का आकार छोटा ही रह जाता है। कई अध्ययनों से मनोवैज्ञानिकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्तित्व लोप विकृति वाले व्यक्ति होते हैं, इनका हिप्पोकैम्पस छोटा होता है, आकार में छोटा होता है, क्योंकि जो हिप्पोकैम्पस होता है वह अधिगम, स्मृति और प्रतिबल के नियमन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जिन व्यक्ति का यह हिप्पोकैम्पस छोटा होता है, उनमें अधिगम भी कम होगा, स्मृति भी धारण भी कम होगी और उसका प्रतिबल नियमन भी कम होगा। तो इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोप हो सकता है। उसी प्रकार एमिग्डाला के क्षेत्रों के आयतन एवं आकार में सार्थक लघुता के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क की प्रक्रिया। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि मनोविच्छेदी लक्षणों के उत्पन्न होने की अवधि में मस्तिष्क के कई क्षेत्र संघीय मध्यवर्ती, अग्रललाटी, वलकुटीय क्षेत्र एवं हिप्पोकैम्पस के आसपास के क्षेत्रों में विद्युतीय उद्दीपन से भी व्यक्तित्व लोप हो जाता है एवं स्मृति संबंधी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण होते हैं वह मस्तिष्क के कई क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, जैसे अग्रललाटी, वलकुटीय एवं हिप्पोकैम्पस के जो आसपास के विद्युतीय उद्दीपन वाले क्षेत्र होते हैं, इनके उद्दीपन से भी व्यक्तित्व का लोप हो जाता है एवं स्मृति का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट है इसके सामाजिक कारक या मनोसामाजिक कारक। व्यक्तित्व लोप के मनोसामाजिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? मनोविच्छेदी विकृतियों के कारकों के बारे में हाल ही में प्रयोग हुए हैं, जिनमें निम्न मनोसामाजिक कारक सामने आए हैं, जो मनोविच्छेदी विकृति को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखते हैं हम लोग मनोविच्छेदी विकृति के मनोसामाजिक कारक कौन कौन से हैं। पहला है बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार या यौन हिंसा। अगर व्यक्ति बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार या यौन हिंसा से ग्रस्त रहता है तो इसका परिणाम उसे आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। उसके स्मृति का लोप हो सकता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, वह बहुआयामी व्यवहार भी कर सकता है। नेक्स्ट है आघातपूर्ण परिस्थितियाँ। अगर उसके साथ आघातपूर्ण परिस्थितियाँ घटी होंगी तो भी उसके व्यवहार का परिवर्तन हो सकता है। बाल्यावस्था में तिरस्कार। अगर बाल्यावस्था में बालकों का तिरस्कार किया जाता रहे तो इससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का लोप हो जाता है। यह तो रहा मनोसामाजिक कारक। अब हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक कारक। मनोविच्छेदी विकृति के सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं? देखा गया है कि संस्कृति जन्य दशाओं के
प्रतिकार स्वरूप भी व्यक्ति में मनोविच्छेदी लक्षणों का विकास हो जाता है। जैसे कुछ संस्कृतियों के व्यक्ति अत्यधिक पिछड़े एवं अंधविश्वासों से घिरे होते हैं और अपने सदस्यों के ऊपर तरह तरह के संस्कृतियों का दबाव बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बचने के लिए मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर मनोसामाजिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारे समाज में मतलब समाज में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न समूहों की संस्कृति अलग अलग होती है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ संस्कृति कुछ समूह के लोग अत्यधिक पिछड़े होते हैं और अंधविश्वासों पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं। वे अपने सदस्य के ऊपर तरह तरह के अंधविश्वास होते हैं, संस्कृति होती है, इन सब का दबाव बनाते रहते हैं और जिन व्यक्ति को यह दबाव पसंद नहीं है वह व्यक्ति इनसे बचने के लिए मनोविच्छेदी विकृति के लक्षण उत्पन्न कर सकता है। यानी कि वह इनसे बचने का प्रयास करेगा तो उसके व्यक्तित्व का लोप होगा और उसके स्मृति का ह्रास भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मनोसामाजिक कारक भी पढ़ लिए। यहाँ पर आपका टॉपिक समाप्त होता है। एक बार आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़े आज के टॉपिक में। रूपांतरण विकृति के कारण हमने जैविक कारक के अंतर्गत स्नायु जैविक कारक पढ़े। मनोसामाजिक कारक के अंतर्गत स्व सम्मोहन सिद्धांत, स्वयं को सम्मोहित करना। नेक्स्ट बाल्यावस्था के आघातपूर्ण अनुभव की भूमिका। इसके बाद हम लोगों ने शरीर दुष्टाकृति विकृति को पढ़ा। यह जो हम लोग पढ़ रहे थे यह रूपांतरण विकृति थी जिसको हिस्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर दुष्टाकृति विकृति। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मनोविच्छेदी विकृति। मनोविच्छेदी विकृति 3 प्रकार की होती है। मनोविच्छेदी स्मृति लोप एवं आत्मविस्मृति। दूसरा है मनोविच्छेदी पहचान विकृति। तीसरा है व्यक्तित्व लोप विकृति। इसमें मनोविच्छेदी स्मृति लोप एवं आत्मविस्मृति 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है सीमित प्रकार, दूसरा चयनित प्रकार, तीसरा सामान्यीकृत प्रकार और चौथा है सतत प्रकार। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आत्मविस्मृति क्या है। नेक्स्ट है मनोविच्छेदी पहचान विकृति और तीसरा है व्यक्तित्व लोप विकृति। इसके कारण क्या है? कारणों में हम लोगों ने जैविक कारक पढ़ा, मस्तिष्क रचना को पढ़ा और मस्तिष्क की प्रक्रिया क्या होती है इसको भी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने मनोविच्छेदी विकृति के मनोसामाजिक कारकों को पढ़ा, जिसमें बाल्यावस्था में दुर्व्यवहार, आघातपूर्ण परिस्थितियाँ, बाल्यावस्था में तिरस्कार। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का काया प्रारूप विकृति का टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों को जहाँ कहीं भी जो कुछ भी न समझ में आया हो वह आप हमसे पूछ सकते हैं। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।